अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स पैलेस। लास्ट लेक्चर में हमने फ़िज़िकल एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, और वो क्वांटिटीज़ जिनको किसी भी टूल और इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर ना किया जाए वो नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो क्योंकि हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं और हमारा जो सारा कंसर्न है वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की तरफ होगा, नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ से हमें कोई कंसर्न नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज़ बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो फंडामेंटल होती हैं और इंडिपेंडेंट होती हैं। तो बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। ये साइड पे मैंने लिखी हुई है, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट आर इंडिपेंडेंट एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ अदर क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, तो ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो फाउंडेशन बनाती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में, उनको बेस क्वांटिटीज़ कहा जाता है। और हमारे पास टोटल 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, और इस जो कि आपको आगे नेक्स्ट पेज पे मिलेंगी। तो इसमें आपने इसकी डेफिनेशन करनी है और इसके साथ एक लाइन आपने ऐड करनी है यहाँ से, साइंटिस्ट हैव सेलेक्टेड आर्बिट्रेरली सम क्वांटिटीज़ टू प्ले अ की रोल। और उसके बाद आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, साइड में जो लिखी हुई है फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़, और एग्जाम्पल आपने करनी है इसमें। नेक्स्ट पेज पे आए, ये साइड पे एक बॉक्स बना हुआ है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सिर्फ ये नेम लिखने, आगे यूनिट और सिंबल देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आए, डिफाइन फिजिकल बेस फिजिकल क्वांटिटीज़, तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो हम बेस क्वांटिटीज़ की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। जिनको बेस क्वांटिटीज़ की हेल्प से एक्सप्रेस किया जाता है उनको डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहा जाता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ से होगी, ऑल द क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको एक या एक से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ की हेल्प से डिस्क्राइब किया जाए, एक्सप्रेस किया जाए, वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको एक या एक से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ की हेल्प से एक्सप्रेस किया जाए, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो इसकी एग्जांपल आगे लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल, स्पीड इज़ डिराइव्ड क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड टाइम। अब स्पीड जो है वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्यों डिराइव्ड क्वांटिटी है? क्योंकि ये दो बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर बनती है, दो बेस क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है, डिस्टेंस एंड टाइम। और स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। ओके, तो इस टॉपिक में हमारे पास बेस एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ है। आगे आ जाते हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो अब मेजरमेंट क्या है? अ मेजरमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हो। अब कौन कौन सी दो क्वांटिटीज़ होती हैं? एक अननोन क्वांटिटी होती है जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, और दूसरी होती है वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यानी कि ऐसी क्वांटिटी जो हर जगह मानी जाए, हर जगह पे उसको पहचाना जाए। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज़ कि आप अगर कपड़ा ख़रीदने जाते हो तो आप मीटर्स में किसी भी कपड़े को ख़रीदोगे या गज़ में ख़रीदोगे। लेट्स सपोज़ मीटर जो है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट है और वो हर जगह पे एक्सेप्टेड होता है कि 1 मीटर कितने 1 मीटर में कितना कपड़ा आएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आप कपड़ा आपके पास बेशुमार है, जो आपके कह लें कि जहाँ जो शॉपकीपर है उसके पास इतना सारा कपड़ा पड़ा हुआ है, तो उसमें से आपको 1 मीटर चाहिए, 2 मीटर चाहिए। तो उसके लिए वो कोई इंस्ट्रूमेंट या टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे एक वायर सी होती है, तो वो 1 मीटर के हिसाब से आपको वहाँ से लेंथ को काट के दे देगा कपड़े की। तो जो कपड़ा है जिसकी मेजरमेंट, जिसकी लेंथ आपको नहीं पता थी पहले, वो एक अननोन क्वांटिटी थी, और जो टूल वो यूज़ कर रहा है, जो रोड और वायर वो यूज़ कर रहा है, वो एक नॉन क्वांटिटी और वो हर शॉप पे एक्सेप्टेबल है। इसलिए इसको हम कहते हैं कि ऐसी क्वांटिटी, दो ऐसी क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना जिसके बारे में जिसमें से एक के बारे में आप जानते हो और एक के बारे में आप ना जानते हो, मेजरमेंट कहलाती है। ओके, तो क्वेश्चन आपके पास आ जाए डिफाइन मेजरमेंट, तो उसमें आपने ये डेफिनेशन लिखनी है। मेजरमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और इसके साथ आपने एक लाइन और ऐड करनी है, ये जो येलो बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा। अ मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, के एक मेजरमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, अ नंबर एंड अ यूनिट। एक उसका नंबर होता है और दूसरा उसका यूनिट होता है। जैसे आपने अगर कपड़ा ख़रीदना है 5 मीटर
क्लॉथ आपने ख़रीदना है तो उसमें से 5 जो है वो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर जो उसके साथ लगा है वो उसका यूनिट है। अ मेजरमेंट विदाउट यूनिट इज़ मीनिंगलेस। अब वो कह रहे हैं कि यूनिट के बगैर की जो मेजरमेंट होती है वो मीनिंगलेस होती है, क्योंकि बात ही समझ में नहीं आती। आप ऐसे तो नहीं कहेंगे कि 5 कपड़ा दे दो या 6 कपड़ा दे दो। आपको कपड़ा चाहिए तो आप कहेंगे 5 मीटर क्लॉथ और 6 मीटर क्लॉथ, तो उसके लिए जो मीटर का वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसको यूनिट कहा जाता है। तो आगे हम यूनिट की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। इसी येलो बॉक्स के ऊपर ये बोल्ड हुआ लिखा हुआ है दिस स्टैंडर्ड। तो इसमें दिस आपने नहीं करना, दिस की जगह आपने लिखना है THE दी। द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज़ नॉन एज यूनिट। ये है यूनिट की डेफिनेशन। आपसे क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन यूनिट, डिफाइन मेजरमेंट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर यूनिट के लिए आपने वो बोल्ड वाली 2 लाइंस देनी है, द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज़ नॉन एज यूनिट। और मेजरमेंट के लिए हमने जो उसकी डेफिनेशन की है कि कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और उसके साथ ये येलो बॉक्स। ओके, तो पास्ट में ऐसा था कि हर कंट्री के अपने कुछ यूनिट्स होते थे मेजरमेंट के लिए, और जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते थे, तो उनको चीज़ें ख़रीदने में और मेजरमेंट के करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि उनके यूनिट्स अलग होते थे और वो एक दूसरे के यूनिट्स के बारे में जानते नहीं थे। तो इसके लिए कुछ कंट्रीज़ ने मिल के एक सिस्टम निकाला जिसको सिस्टम इंटरनेशनल का नाम दिया जाता है। ये आपका जो टॉपिक 1.3 है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इस सिस्टम में ये था कि उन्होंने कुछ यूनिट्स को फिक्स कर दिया कि ये ऐसे यूनिट हैं जो हर जगह पे वैलिड हैं, हर जगह पे एप्लीकेबल हैं, और इसी को हम यूज़ करेंगे और इन्हीं से बाकी के यूनिट्स निकालेंगे। तो इस पूरे सिस्टम को सिस्टम इंटरनेशनल का नाम दिया गया है। तो चलिए इसको रीड करते हैं। द इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट्स एंड मेजर्स इन 1961 रिकमेंडेड द यूज़ ऑफ सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ 7 बेस यूनिट्स known as International System of Units, abbreviated as SI. This system is in use all over the world. तो क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी आ सकता है, डिफाइन सिस्टम इंटरनेशनल और डिफाइन SI और व्हाट इज़ SI। तो इसमें आपने लिखना है कि SI इज़ एब्रीविएशन ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल, और उसके साथ आपने ये बताना है कि सिस्टम इंटरनेशनल जो है वो 7 बेस यूनिट्स पर कंसिस्ट करता है। जैसे आप देख सकते हैं ये साइड पे बॉक्स भी बना हुआ है, बॉक्स नंबर 1.2। इसमें 7 बेस यूनिट्स लिखे हुए हैं। जैसे कि आपको पीछे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे पास बेस यूनिट सिर्फ 7 ही होते हैं, और ये वही 7 बेस यूनिट हैं जिनको कुछ साइंटिस्ट ने फिक्स कर दिया था, और इन्हीं की हेल्प से ये सिस्टम बनाया था जिसको सिस्टम इंटरनेशनल का नाम दिया गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेस यूनिट्स क्या है, क्योंकि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो है वो बेस क्वांटिटीज़ की हेल्प से एक्सप्रेस की जाती हैं, इसलिए जो डिराइव्ड यूनिट्स होंगे वो भी हम बेस यूनिट्स की हेल्प से ही एक्सप्रेस करेंगे। तो बेस यूनिट्स कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम वन एंड अदर एंड नाइदर दे कैन बी रिजोल्व इनटू एनीथिंग मोर बेसिक्स। तो ऐसे यूनिट्स जिनको किसी और क्वांटिटी से और किसी और यूनिट से डिराइव ना किया जाए वो बेस यूनिट्स कहलाते हैं, लाइक बेस क्वांटिटीज़। ओके, तो इसकी डेफिनेशन आप मार्क कर लें एनीथिंग मोर बेसिक तक। उसके बाद आ जाता है सेकंड पैराग्राफ, द यूनिट्स। यहाँ से द यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। अब वो यूनिट जिनको हम बेस यूनिट्स की हेल्प से एक्सप्रेस करते हैं उनको डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब एरिया किसके इक्वल होता है? लेंथ इन टू ब्रेड्थ। ये फॉर्मूला आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है और ब्रेड्थ का यूनिट भी मीटर ही होता है। तो मीटर को अगर हम मीटर से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आ जाता है स्क्वायर मीटर। तो स्क्वायर मीटर जो है वो एक नया यूनिट बन गया है जो कि एरिया का यूनिट है, और ये 2 बेस यूनिट्स लेंथ इन मीटर इंटू मीटर से डिराइव किया गया है। तो इसलिए हम कहते हैं कि डिराइव यूनिट्स को बेस यूनिट से डिराइव किया जाता है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन और साथ में एग्जाम्पल भी है, ये आप मार्क कर लें। उसके बाद साइड पे ये एक बॉक्स बना हुआ है, ये आपने याद करना है कि एरिया के लिए मीटर स्क्वायर का यूनिट यूज़ होता है, वॉल्यूम के लिए क्यूबिक मीटर, फिर इसी तरह स्पीड के लिए मीटर पर सेकंड, फोर्स न्यूटन, प्रेशर पास्कल, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कूलम है, एंड प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन। ओके, तो साथ में ये क्विक क्विज है, इसको भी देख लेते हैं। राइट द यूनिट ऑफ चार्ज इन टर्म ऑफ बेस यूनिट एम्पियर एंड सेकंड। तो आपने चार्ज के यूनिट को बेस यूनिट्स की में से एक्सप्रेस करना है जो कि एम्पियर एंड सेकंड होते हैं। तो इसको हम डिराइव करते हैं चार्ज के यूनिट को। तो चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इज़ इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाई टाइम। ओके, तो करंट जो Q है उन्होंने कहा है कूलम, इसका यूनिट है कूलम इज़ इक्वल्स टू करंट। करंट का यूनिट होता है एम्पियर और टाइम का यूनिट है सेकंड। तो अगर हम कूलम को एक्सप्रेस करें
इन टर्म ऑफ एम्पियर एंड सेकंड, तो आपके पास आएगा A इंटू एस। ओके, नेक्स्ट क्विज आपके पास है एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इन सम अदर यूनिट्स। तो अब आपने प्रेशर का जो यूनिट पास्कल है उसको किसी और यूनिट्स में, दूसरे यूनिट्स में एक्सप्रेस करना है, उनको बेस यूनिट्स में एक्सप्रेस करना है। तो प्रेशर इक्वल होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन होता है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पे आएगा मीटर स्क्वायर। ओके, तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर स्क्वायर को जब हम न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो उसकी पावर में नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो जो पास्कल है वो इक्वल होगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो प्रीफिक्सेस स्टार्ट करते हैं। एसआई प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम एसआई यूनिट से पहले लगाते हैं। प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, ये सेकंड पैराग्राफ में लिखी हुई है। प्रीफिक्सेस आर दी वर्ड्स और सिंबल्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट सच एज मिली, सेंटी, किलो, मेगा एंड गीगा। तो ऐसे वर्ड्स और सिंबल्स जो हम एसआई यूनिट से पहले लगाएं उनको प्रीफिक्सेस कहा जाता है। और इस डेफिनेशन के साथ साथ आपने ये एक लाइन भी ऐड करनी है, ये वाली, प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू राइट यूनिट्स बाय पावर ऑफ 10। कि प्रीफिक्सेस को हम पावर जो है वो 10 की पावर में राइट करते हैं। ऐसे यूनिट जिनको हम 10 की पावर में एक्सप्रेस करते हैं उनको प्रीफिक्सेस कहा जाता है। यहाँ ये प्रीफिक्सेस का यूज़ भी है कि वाई वी यूज़ प्रीफिक्सेस। तो इसके आंसर में आपने लिख देना है प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू राइट यूनिट्स बाय पावर ऑफ 10। द क्वांटिटी, इसके साथ आप ये एग्जांपल भी ऐड कर सकते हैं। ये दी क्वांटिटी 5 और इसके आगे 7 जीरोज़ हैं। मीटर कैन बी रिटन एज 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ओके, तो नेक्स्ट ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं प्रीफिक्सेस की कि हम प्रीफिक्सेस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और साथ में ये टेबल आपको गिवन है, ये कुछ प्रीफिक्सेस के मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स हैं। तो एटो ए, और इसकी वैल्यू आपके पास होती है 10⁻⁻18। फेमटो एफ 10⁻⁻15। ये सारा टेबल आपने ये देख लेना है। मैं आपको एग्जाम्पल सोल्व करवा देती हूँ। 5000 मिलीमीटर, तो 5000 मिलीमीटर को उन्होंने लिखा हुआ है 5 मीटर और साथ में 1000 से डिवाइड करवाया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म में ये दी गई हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये सोल्व किस तरह से हुए हैं। तो आपके पास है 5000 मिलीमीटर, तो इसमें हमने ये जो मिली है ना, इसकी वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो मिली की जो वो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻3। इसको आप यहाँ पे साइड पे चेक भी कर सकते हो, कहीं दी होगी आपको। जी ये गिवन है, मिली इज इक्वल्स टू 10⁻⁻3। तो हमने क्या करना है, मिली की जगह इसकी वैल्यू को पुट करना है। आपके पास आ जाएगा 5000 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। अब हमने इंडेक्स रूल्स पढ़े हुए हैं कि आपके पास जो पावर होती है जब वो न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन के साथ हो तो उसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है। आपके पास आ जाएगा 10⁻3 जब इसको हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। अब 10⁻3 इक्वल होता है 1000 के। 1 है ना, आगे जितने ज़ीरो के ऊपर जितनी पावर लगी हुई है उतने ज़ीरो हम लगा देंगे। तो 5000 10⁻3 की जगह अगर हम 1000 पुट कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा, ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास रह जाएगा 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 5000 सेंटीमीटर, तो इसको भी हम मीटर में एक्सप्रेस करते हैं। सॉरी, ये 5000 नहीं 50,000 है, तो हम राइट करेंगे 50,000 सेंटीमीटर। इसको हमने मीटर में एक्सप्रेस करना है। तो सेंटी की जो वैल्यू है वो आपको टेबल में गिवन होगी, हम चेक कर लेते हैं। 10⁻⁻2। ओके जी, ये सेंटी 10⁻⁻2। तो सेंटी की वैल्यू इक्वल है 10⁻⁻2। हम इसको पुट करते हैं 50,000 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स। अब ये जो 10⁻⁻2 मीटर है अगेन डिनोमिनेटर में जाके इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। 50,000 डिवाइडेड बाय 10⁻2 मीटर्स। अब ये 10⁻2 मीटर्स इक्वल होगा 100 के। इसकी जगह हम 100 पुट करेंगे तो 50,000 डिवाइडेड बाय 100 मीटर्स, ये 2 ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास रह जाएगा 500 मीटर। दैट इज़ योर आंसर। आप चेक कर लें, 500 मीटर ही इसका आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 3000 ग्राम। अब 3000 ग्राम को आपने एक्सप्रेस करना है किलोग्राम में। तो 3000 ग्राम, और यहाँ पे सॉरी ये आपके पास क्वेश्चन ग्राम में, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो जो किलो की वैल्यू होती है वो 1000 होती है, आपको पता ही होगा, और उसको हम एक्सप्रेस करते हैं एज 10⁻3। तो आपने क्या करना है, 3000
को 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है। अब जो मल्टीप्लाई वाला है इसकी जगह तो हम ये किलो पुट कर देंगे क्योंकि हमें इसको किलोग्राम में एक्सप्रेस करना था। और ये जो 10⁻³ डिवाइड में है इसको हम 1000 राइट करेंगे, लाइक 3000 डिवाइडेड बाय 1000, और इस 10⁻³ की जगह आ गया किलोग्राम। अब 0 0 से कैंसिल हो गया और आपके पास आंसर आ गया 3 kg। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2000 माइक्रोसेकंड्स, 2000 माइक्रोसेकंड्स। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। 2000 माइक्रोसेकंड्स, तो माइक्रो की वैल्यू आपके पास होती है 10⁻⁻⁻6। अब इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2000 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड्स। ओके, तो 10⁻⁻6 सेकेंड्स जब हमने माइक्रो की जगह पुट कर दिया तो अब आपने क्या करना है, 2000 इंटू 10⁻³ सेपरेट कर लेना है और 10⁻³ सेपरेट कर लेना है। बेसिस सेम पावर ऐड वाला रूल आपने पढ़ा होगा, बस उसी को हमने उसका रिवर्स लगाया यहाँ पे, -3 और -3 हमने सेपरेट कर लिया। हम इसको ऐड करेंगे तो अगेन आपके पास -6 आ जाएगा क्योंकि हम प्रीफिक्सेस यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे 10⁻³ पीछे भी मैंने आपको बताया था इक्वल होता है मिली के, तो इसकी जगह हम मिली पुट कर देंगे। आपके पास आ जाएगा 2000 इंटू 10⁻, ओके, 10⁻³ और 10⁻³ की जगह हमने पुट कर दिया मिली सेकेंड्स। अब ये जो 10⁻³ आपके पास है ये डिनोमिनेटर में जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव 10⁻³ एंड मीटर सेकेंड्स। अगेन हम 10⁻³ की जगह लगाएंगे 1000 मिली सेकेंड्स एंड 0 0 से कैंसिल, आपके पास आंसर आ गया 2 मिली सेकेंड्स। ओके, तो ये एग्जांपल्स थी जो प्रीफिक्सेस की जो हमने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन का। तो साइंटिफिक नोटेशन में आप जो है सेम वही काम करते हो, 10 की पावर्स को यूज़ करते हो। अब होता क्या इसमें कि ऐसी वैल्यूज़ जो बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा छोटी हो, जिनको लिखने में हमें मुश्किल होती है, रीड करने में मुश्किल होती है, तो उसके लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का मेथड यूज़ करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। अगर आपके पास डेफिनेशन आपसे एग्जामिनर पूछे तो आपने ये इसकी डेफिनेशन देनी है। इट इज़ अ शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स, और उसके साथ एक एग्जांपल दे देनी है ये, द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ इज़ 138,000,000 किलोमीटर। के सन और अर्थ के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है, और इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं 1.38 इंटू 10⁸ किलोमीटर। ये एज एन एग्जाम्पल भी आपने याद रखना है, और ये आपसे MCQ में भी पूछा जा सकता है कि जो सन टू अर्थ डिस्टेंस है वो कितना है। तो ऑप्शन में आपको ये वैल्यू भी दी जा सकती है और ये 10 की पावर वाली भी। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपने उसमें मार्क कर देना है, दोनों में से कोई एक आएगी ऑप्शन में। ओके, तो उसके बाद या तो आपको क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, व्हाई डू वी यूज़ साइंटिफिक नोटेशंस के, साइंटिफिक नोटेशंस को हम क्यों यूज़ करते हैं। तो आपने ये बताना है कि वी यूज़ साइंटिफिक नोटेशन टू रिप्रेजेंट वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स, और उसके साथ आपने यहीं से आगे लिखना है राइटिंग अदरवाइज द वैल्यूज़ ऑफ दीज क्वान्टिटीज़ टेक अप मच स्पेस, दे आर डिफ़िकल्ट टू रीड, देयर रिलेटिव साइजेज आर डिफ़िकल्ट टू विजुअलाइज एंड दे आर ऑकवर्ड टू यूज़ इन कैलकुलेशंस। कि अगर हम साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ किए बगैर वैल्यूज़ को लिखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेती हैं, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ होती हैं और बहुत छोटी क्वांटिटीज़ होती हैं, उनको रीड करना मुश्किल होता है। इसी तरह उनके जो साइजेस होते हैं उनको विजुअलाइज़ करना मुश्किल होता है, और कैलकुलेशन में भी उनको यूज़ करना थोड़ा अजीब लगता है, ऑकवर्ड लगता है, इसलिए हम साइंटिफिक नोटेशंस का यूज़ करते हैं। फिर ये कुछ साइड बॉक्स बने हुए हैं, टेबल 1.5 एंड टेबल 1.6। ये जो साइड बॉक्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट क्वेश्चंस और विद रिस्पेक्ट टू MCQs, तो आपने ये अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। टेबल 1.5 और टेबल 1.6 आपने देख लेना है, कुछ कन्वर्जन्स लिखी हुई हैं और ये आपने 7-8 के लेवल में पढ़ी भी होंगी। और इसके साथ ही एक छोटा सा क्विक क्विज़ है, 100 मीटर इज इक्वल्स टू व्हाट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो C है। अब इसका करेक्ट ऑप्शन C क्यों है, इसको आपने सोल्व करना है और चेक करना है। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछिएगा, फिर मैं आपको ये सोल्व करके बता दूंगी। और इसके साथ ही नीचे एक और बॉक्स है, डू यू नो द किलोग्राम इज़ ओनली बेस यूनिट दैट हैज़ प्रीफिक्स। के किलोग्राम सिर्फ एक ऐसा बेस यूनिट है जिसकी प्रीफिक्स होती है, सॉरी। और कोई भी बेस यूनिट है, कोई भी बेस यूनिट आप ले लें, उसकी कोई प्रीफिक्स नहीं होती, सिर्फ किलोग्राम की प्रीफिक्स होती है। तो ये आपने देख लेना, ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। तो इसी तरह अब आगे जैसे हमने प्रीफिक्सेस के कुछ एग्जांपल सॉल्व की थी, आगे कुछ साइंटिफिक नोटेशन की एग्जांपल्स भी हैं आपके पास। एग्जांपल 1.1 सॉल्व द फॉलोइंग। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं।
तो हम एग्जांपल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपके पास है 5.123 इंटू 10⁴ मीटर मल्टीप्लाई 3.28 इंटू 10⁵ मीटर। अब जब आपने इसको सॉल्व करना है, सॉरी ये मिड में प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई नहीं है, तो जब भी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो तो ये रूल आपको पता होगा, यूनिट्स का सेम होना ज़रूरी है। तो 5.123 और 3.28 को हम उस सूरत में ऐड करवा सकते हैं जब ये और ये वैल्यूज़ सेम होंगी। तो इनको सेम करने के लिए हमने क्या करना है, मीटर तो मीटर के साथ सेम है, लेकिन 10⁴ को आपने यहाँ पे भी 10⁴ बनाना है, या आप इस तरह से कर सकते हो, यहाँ पे 10⁵ बनाएं, आप ये भी कर सकते हो। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 5.123 इंटू 10⁴ मीटर प्लस, अब यहाँ पे है 3.28, तो मैं इसको राइट करूँगी 32.8 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁵ मीटर। तो 8th क्लास में आपने मैथ्स में पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो उसमें हम क्या करते हैं कि पॉइंट को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करवाते हैं। तो पॉइंट को हमने क्या किया, ये यहाँ पे था पॉइंट, हमने इसको यहाँ पे मूव करवाया, फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव करवाया है। तो जब हम पॉइंट को फॉरवर्ड मूव करवाते हैं तो एक वैल्यू के बाद करवाया तो 10⁻⁻1, दो वैल्यूज़ के बाद करवाएंगे 10⁻2 एंड सो ऑन। लेकिन अगर आपका पॉइंट यहाँ पे होता और आपको इसको बैकवर्ड मूव करवाना पड़ता, तो फिर हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव आती। ये कॉन्सेप्ट्स आगे आपके मैथ्स में आएंगे, ये आपने देखने हैं। ओके, तो आपके पास आ गया 10⁻⁻1। अब बेसिस सेम हो, वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पावर को हम ऐड करवाते हैं। तो चलें हम इसको ऐड करवा देते हैं। 5.123 इंटू 10⁻⁴ मीटर प्लस 32.8 इंटू 10⁻⁻1 प्लस 5, आपके पास आ जाएगा 4 मीटर। अब देखें 10⁻⁴ मीटर 10⁻⁴ मीटर सेम हो गए। अब हमने क्या करना है, 5.123 प्लस 32.8, इसको एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर दें, और जो सेम वैल्यूज़ थी उनको हम बाहर लिख लेते हैं, कॉमन ले लिया 10⁻⁴ मीटर। ओके, 5.123 और 32.8 को हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। 5.123 प्लस 32.8, तो आपके पास आंसर आएगा 37.923 इंटू 10⁻⁴ मीटर। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। आप चेक कर सकते हैं 37.923 इंटू 10⁻⁴ मीटर। यहाँ तक करें तो भी इनफ है, लेकिन अगर आप बुक वाला आंसर लाना चाहते हैं तो अगेन हम ये जो यहाँ पे पॉइंट वाला कंसेप्ट यूज़ किया था कि डेसिमल को हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करवाते हैं। फॉरवर्ड मूव करवाया था तो नेगेटिव साइन लगा था, अब हमने क्या करना है, पॉइंट को बैकवर्ड मूव करवाना है। तो आपके पास आ जाएगा 3.7923 इंटू 10⁻+1, क्योंकि हमने बैकवर्ड पॉइंट को मूव करवाया तो 1 हमारे पास पॉजिटिव आएगा इंटू 10⁻⁴ मीटर। अगेन बेसिस सेम है, पावर ऐड करवाएं 3.7923, 4 + 1 आपके पास आ जाएगा 10⁻⁵ मीटर। तो इसके साथ दूसरी एग्जांपल आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आती है या इन नीचे वाली एग्जांपल्स को भी आपने सॉल्व करना है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। अगर आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई कंसेप्ट समझ नहीं आता, तो आपने कमेंट में मुझसे पूछना है, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर दूँगी आपको। ओके, अल्लाह हाफिज़।